हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन के एक नए लेक्चर सीरीज में। जो आज का लेसन है वो सेकंड होने वाला है। इसके पहले भी हम लोगों ने लेसन सेकंड में डिस्कस किया था, वो हमारा पार्ट 1 था। आज का जो हमारा पार्ट 2 है, हमने कहा था कि ये वीडियो एक से अधिक पार्ट में हो सकती है, लेकिन आज ये पार्ट 2 में लेसन 2 समाप्त हो जाएगा। तो जो हमारा लेसन का नाम है सेलुलर कॉन्सेप्ट। सेलुलर कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा पहले सीखा है और आज इसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेलुलर कॉन्सेप्ट को। सेलुलर कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं हम लोगों ने जो पढ़ा था पीछे उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था 1G 2G टेक्निक्स के बारे में, तो उसी का एक क्वेश्चन है, आपको इसको जवाब देना है। निम्न में कौन सी जनरेशन के फ़ोन एनालॉग तकनीक का इस्तेमाल करते थे? यानी किस जनरेशन के जो हमारे फ़ोन थे वो एनालॉग टेक्निक्स का उपयोग करते थे? हमारा 1G या 2G, 3G, 4G, इन चारों जनरेशन में कौन से हमारे जो फ़ोन थे वो हमारे एनालॉग टेक्निक का उपयोग करते थे? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है कि जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है कि जीएसएम का फुल फॉर्म क्या होता है। जीएसएम के बारे में हमने बताया था ग्लोबल सर्च मॉड्यूलेशन या ग्लोबल सिस्टम मॉड्यूलेशन या ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन या जीमेल साइंड मोबाइल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जीएसएम का सही फुल फॉर्म पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो आज हम लोग समझते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज के बारे में। देखिए फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए जो भी फ्रीक्वेंसी अलॉट की गई है उसी फ्रीक्वेंसी को हम दोबारा यूज कर लें और उसका दोबारा हम उपयोग कर सकें। अगर इसके हिसाब से देखें तो एक ही आवृत्ति को फिर से उपयोग करके नेटवर्क की कवरेज तथा कैपेसिटी को बढ़ाना फ्रीक्वेंसी रीयूज कहलाता है। यानी हम वही सेम फ्रीक्वेंसी को एक बार फिर से उपयोग में लेते हैं, उससे हमारे नेटवर्क की कवरेज तथा कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। उसी को बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है फ्रीक्वेंसी रीयूज कहलाती है। अगर एक शब्द में आप कहना चाहें तो फ्रीक्वेंसी रीयूज सेलुलर नेटवर्क की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सेलुलर कम्युनिकेशन में पड़ोसी को अलग अलग आवृत्ति यूज करना आवश्यक होता है, किंतु दूर स्थित सेल यदि एक ही आवृत्ति का प्रयोग करते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं होती है। जैसे कि अगर इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो मान लो जैसे यहाँ पर ए हमारा सेल है और इधर हमारा सेल ए यहाँ पर है। अगर मान लो यही ए सेल यहाँ पर होता तो यहाँ पर इंटरफेरेंस वाली दिक्कत आ जाती। इसी तरह ए सेल एक हमारा यहाँ पर है, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी यहाँ पर दिए गए हैं, उसी तरह हमारे ए बी सी डी ई एफ जी दिए गए हैं। तो मतलब सेल जो हमारे आसपास नहीं होने चाहिए वो हमारे दूर होने चाहिए, नहीं तो इंटरफेरेंस वाली समस्या आ जाती है। अभी आगे देखते हैं इंटरफेरेंस हमारा क्या होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें यानी फ्रीक्वेंसी रीयूज को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रीयूज का तात्पर्य है एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज को एक ही रेडियो सिस्टम में बार बार उपयोग करना, जिससे कि उस सिस्टम को आवंटित बैंडविड्थ बढ़ाए बिना ही उसकी कुल क्षमता को बढ़ाया जा सके। यानी जो उसको बैंडविड्थ अलॉट की गई है उसको ना इंक्रीज करें और हम उस सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ा दें, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी रीयूज कहलाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के बारे में। तो इंटरफेरेंस हमारा दो टाइप का होता है, को चैनल इंटरफेरेंस एंड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले को चैनल इंटरफेरेंस के बारे में जानते हैं। हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी रीयूज का तात्पर्य है किसी दिए गए कवरेज एरिया में ऐसे कई सेल्स होते हैं जो सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूज का यही मीनिंग है कि हमारे एक ही दिए गए कवरेज एरिया में कई सारे सेल्स होंगे जो सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज का यूज करेंगे। इन सेम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करने वाले सेल्स को को चैनल सेल्स कहा जाता है। जो सेल्स हमारे सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं यही हमारे को चैनल सेल्स कहलाएंगे, तथा in सेल से उत्पन्न सिग्नल के मध्य होने वाले इंटरफेरेंस को चैनल इंटरफेरेंस कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। को चैनल इंटरफेरेंस को कम करने हेतु को चैनल्स के मध्य एक नियत दूरी रखी जानी चाहिए, जिससे प्रोपोगेशन के कारण पर्याप्त आइसोलेशन प्रदान किया जा सके। वही चीज कही गई है कि जैसे मान लो अगर आप आसपास रख देते हैं, जैसे कोई भी चैनल फ्रीक्वेंसी यूज कर देते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा अच्छे से प्रोपोगेशन में आइसोलेशन नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे, जिससे इंटरफेरेंस की समस्या बढ़ जाएगी। अब बात कर लेते हैं एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस की। तो इसमें क्या कहा गया कि वह सिग्नल जो कि डिजायर्ड सिग्नल फ्रीक्वेंसी से एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी के हों, यानी जो भी हमको सिग्नल की डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी है उससे एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी के हों, उनके कारण उत्पन्न इंटरफेरेंस एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस कहलाता है। एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस दोषपूर्ण रिसीवर फिल्टर्स के कारण उत्पन्न होता है। यानी जो भी हम लोग रिसीवर फिल्टर्स लगा रखे हैं रिसीवर पर वो हमारे दोषपूर्ण हो यानी खराब हो। जैसे कि मान लो बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है और वह हमारा किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बैंड को ना पास करके दूसरी फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है,
तो हमारा दोषपूर्ण रिसीवर फिल्टर्स में आएगा। तो वही चीज यहाँ कही गई, दोषपूर्ण रिसीवर फिल्टर्स के कारण उत्पन्न होता है, जो कि आसपास स्थित आवृत्तियों को पास बैंड से लीक होने देते हैं। अब इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि पावर कंट्रोल टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। प्रैक्टिकल सेलुलर रेडियो तथा पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम में प्रत्येक सब्सक्राइबर यूनिट द्वारा ट्रांसमिट किए जाने वाले पावर स्तर सर्विंग बेस स्टेशन द्वारा लगातार नियंत्रित किए जाते हैं। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है ताकि प्रत्येक मोबाइल वह न्यूनतम पावर ट्रांसमिट करे जो कि रिसीवर चैनल पर गुड क्वालिटी लिंक बनाए रखने हेतु पर्याप्त हो। अगर मान लो आपका मोबाइल फोन ही है, वो हमारा कोई भी पावर ट्रांसमिट कर रहा है सिग्नल, तो हमारा बेस स्टेशन कंट्रोल करेगा कि किस हिसाब से वो हमारा पावर ट्रांसमिट करे, गुड क्वालिटी कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा सके। फ्रेंड्स, आप बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ सेलुलर नेटवर्क प्लानिंग के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेलुलर नेटवर्क प्लानिंग की 3 मेन प्लानिंग है, कवरेज प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग एंड सेल स्प्लिटिंग एंड सेक्टरिंग। तो तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कवरेज प्लानिंग के बारे में। कवरेज प्लानिंग हमारा क्या होता है? तो कवरेज प्लानिंग क्या होता है? वायरलेस सर्विस की मांग बढ़ने पर तथा यूजर्स की संख्या बढ़ने पर सेल को आवंटित चैनल की संख्या इन बढ़ते हुए यूजर्स की संख्या को सपोर्ट करने हेतु अपर्याप्त हो जाती है। तो यहाँ पर यह कहने की कोशिश की गई है वायरलेस की संख्या की, देखो जब मांग बढ़ेगी, यानी मांग कब बढ़ेगी? जब हमारी यूजर्स की संख्या अधिक होगी। तो मान लो जो भी हमको चैनल अलॉट किए गए हैं, फिर वो हमारी कम पड़ जाती है यूजर्स को सपोर्ट करने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है? अतः प्रति यूनिट कवरेज एरिया में अधिक चैनल प्रदान करने हेतु सेल डिजाइन तकनीकों का उचित उपयोग कवरेज प्लानिंग कहलाता है। फिर हम लोग कई सारी सेल डिजाइनिंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं, वही हमारा कवरेज प्लानिंग कहलाता है, जैसे कि TDMA, FDMA, CDMA, इनको हम लोग आगे पढ़ेंगे मल्टीपल एक्सिस टेक्निक्स में। अब बात कर लेते हैं कैपेसिटी प्लानिंग की। कैपेसिटी प्लानिंग हमारा क्या होता है? नेटवर्क कैपेसिटी प्लानिंग उपयोग बैंडविड्थ, संचालन, उपलब्धता और अन्य नेटवर्क क्षमता बाधाओं के लिए एक नेटवर्क की योजना बनाने की प्रक्रिया है। कैपेसिटी जो प्लानिंग होती है, नेटवर्क क्षमता बाधाओं के लिए एक नेटवर्क की योजना बनाने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार की नेटवर्क या IT प्रबंधन प्रक्रिया है जो कि नेटवर्क के बुनियादी ढांचे और वर्तमान और भविष्य के कार्यों के अनुरूप संचालन के लिए योजना बनाने में नेटवर्क प्रशासकों की सहायता करती है। ये हमारा कवरेज प्लानिंग हो गया। अब बात करते हैं सेल स्प्लिटिंग एंड सेक्टरिंग की। तो सबसे पहले सेल स्प्लिटिंग समझते हैं क्या होता है। सेल स्प्लिट मतलब सेल को स्प्लिट कर देना, यानी उसको एक से अधिक भागों में डिवाइड कर देना। सेल स्प्लिटिंग किसी कंजेस्टेड सेल को छोटे सेल्स में सब डिवाइड करने की प्रक्रिया को कहा जाता है तथा इन छोटे सेल्स का भी अपना बेस स्टेशन तथा अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाला एंटीना होता है। सेल स्प्लिटिंग सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ा देता है क्योंकि इससे चैनल को अधिक बार रीयूज किया जाना संभव हो जाता है। सेल स्प्लिटिंग से क्या होता है? सेलुलर सिस्टम की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसी से हम फ्रीक्वेंसी रीयूज वाला फिर कॉन्सेप्ट अपना लेते हैं, चैनल को अधिक बार रीयूज किया जा सकता है। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा सेल बना हुआ है और इसको माइक्रो सेल बोलेंगे, और ये हमारा फिर आ गया माइक्रो सेल, और इसके बाद ये हमारा जो छोटा वाला है ये पीको सेल। यहाँ पर देखो सेल स्प्लिट किए गए हैं। ये हमारा मान लो एक सेल था, फिर उसके बाद हमारा इसके अंदर ये वाला सेल, फिर उसी सेल के अंदर ये वाला सेल, माइक्रो माइक्रो पीको, 3 तरह के सेल हमारे। ये होती हमारी सेल स्प्लिटिंग। अब बात करते हैं सेल सेक्टरिंग के बारे में। तो सेल सेक्टरिंग को समझने से पहले सेल सेक्टरिंग का मतलब क्या होता है? सेक्टरिंग मतलब उसको एक सेक्टर में डिवाइड कर देना। जैसे किसी एरिया को आप देखेंगे कि सेक्टर में डिवाइड रहेगा, ये हमारी सेक्टरिंग होती है। कैपेसिटी को बढ़ाने का एक अन्य तरीका यह है कि सेल रेडियस को चेंज ना किया जाए तथा DR रेशियो को कम किया जाए। DR रेशियो हमारा क्या होता है? DR रेशियो हमारा चैनल रीयूज रेशियो को DR रेशियो बोलते हैं। इस विधि को सेल सेक्टरिंग कहा जाता है तथा इससे SIR बढ़ जाती है। अब SIR कौन सा हमारा शब्द है? SIR का फुल फॉर्म होता है सिग्नल इंटरफेरेंस रेशियो। SIR मतलब सिग्नल इंटरफेरेंस रेशियो। इस विधि में पहले डायरेक्शनल एंटीना का यूज करके SIR को इम्प्रूव किया जाता है। तो ये हमारी सेल सेक्टरिंग है। यानी ये देखो सेक्टरिंग हमारी, जैसे ये सेल सेक्टरिंग हमारी 120 डिग्री है और इसी तरह यह सेक्टरिंग हमारी 60 डिग्री है। अतः को चैनल इंटरफेरेंस को कम करने तथा डायरेक्शनल एंटीनाज का यूज करके सिस्टम के परफॉर्मेंस में सुधार लाने वाली यह विधि सेल सेक्टरिंग के नाम से जानी जाती है।
तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये सेकंड चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, यानी आप ये तीनों मैजिकल चीजें कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।